जब महीने की आखिरी तारीख आती है और फोन पर मैसेज आता है कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, तो एक बहुत ही अजीब सी राहत मिलती है। लगता है कि बस सारी आर्थिक परेशानियां अब सुलझ गई। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अब महीना आराम से कटेगा। पर देखते ही देखते अगले 10 या 15 दिन में वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। सही बात है। और सच कहूं तो ये कहानी लगभग हर दूसरे घर की है। हम सब धनवान बनना चाहते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, पर फिर भी ज्यादातर लोग पैसे के मामले में फेल क्यों हो जाते हैं? और यही सबसे बड़ी विडंबना है। लोगों को लगता है कि उनके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि वो शायद उतने समझदार नहीं है या उनकी मैथ्स वीक है। पर असल वजह उनकी बेवकूफ़ी नहीं है, वजह है अज्ञानता। मेल रॉबिन्स और द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल के बीच हुए एक लंबे और ज्ञानवर्धक इंटरव्यू पर आधारित है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये तय करना है कि पैसे के मामले में सफलता गणित या इंटेलिजेंस से ज्यादा किसी इंसान के व्यवहार पर निर्भर करती है, आदत पर निर्भर करती है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मैं शुरुआत में एक बहुत दिलचस्प चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक हैरानेज अंतर है रिच होने यानी अमीर दिखने और सच में वेल्दी यानी धनवान होने के बीच। और आमतौर पर लोग इस फर्क को बिल्कुल नहीं समझते। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, आखिर समझदार और हाईली एजुकेटेड लोग पैसे के मामले में इतनी बुरी तरह फेल क्यों होते हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए एक बेहतरीन शिक्षा या बड़ी डिग्री होना बेहद जरूरी है। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री। लोगों को लगता है यही सक्सेस की गारंटी है। एग्जैक्टली। पर फिनेंस की दुनिया बिल्कुल अलग है। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक आम इंसान है जिसने शायद कभी हाई स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। अगर उसे किसी की ओपन हार्ट सर्जरी करने को कहा जाए तो क्या वो एक हार्वर्ड से पढ़े डॉक्टर से बेहतर सर्जरी कर सकता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे मौत का खेल हो जाएगा। मेडिसिन में तो अनुभव और पढ़ाई चाहिए ही। सही कहा। लेकिन जब बात धन कमाने और निवेश करने की आती है तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। पैसे की दुनिया शायद अकेली ऐसी जगह है जहां एक बिना पढ़ा लिखा आम व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य है, वो वॉल स्ट्रीट के सबसे आला दर्जे के प्रोफेशनल को भी हरा सकता है। मतलब यहाँ आईक्यू से ज्यादा आदत और धैर्य का खेल है। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, क्योंकि धन कमाना संख्याओं का खेल नहीं है, ये जज्बातों को नियंत्रित करने का खेल है। एक अर्थशास्त्री अपने ज्ञान के अहंकार में शायद लालच या डर का शिकार हो जाए, पर एक धैर्यवान आम इंसान सिर्फ अपनी व्यावहारिक आदत के दम पर आगे निकल जाता है। ये तथ्य अपने आप में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। और इस संवाद में खुशी की जो परिभाषा दी गई है, उसने इस पूरे मनोविज्ञान को और भी गहराई से समझाया है। उसमें बताया गया कि खुशी असल में उम्मीद और सच्चाई के बीच की दूरी है। वो गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी वाली बात। अगर किसी इंसान की सच्चाई बहुत अच्छी है पर उम्मीदें आसमान छू रही हैं, तो जीवन में सिर्फ दुख ही हाथ लगेगा। बिल्कुल। मुझे यहाँ हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ का वो किस्सा याद आ रहा है जिसका इस इंटरव्यू में जिक्र हुआ था। विल स्मिथ ने बताया था कि जो वो गरीबी और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, तो उन्हें लगता था कि पैसा हर समस्या की दवा है। लेकिन जब वो सच में अमीर हो गए और उनका अवसाद या डिप्रेशन फिर भी दूर नहीं हुआ, तब उनकी वो आखिरी उम्मीद ही टूट गई। उन्हें समझ आया कि जिस आंतरिक खालीपन को वो धन से भरना चाहते थे, वो कभी भरा ही नहीं जा सकता। पैसा दिमाग की शांति नहीं खरीद सकता। पर विडंबना देखिए, लोग आज भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर दिमाग की शांति ढूंढ रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया एक नए क्यूवीसी या एक 24 घंटे चलने वाले शॉपिंग नेटवर्क जैसा बन गया है, जहां लोगों की ख्वाहिशें एक एंडलेस लूप में घूमती रहती हैं। और लोग चीजें खरीदते क्यों हैं? अपना वही खालीपन भरने के लिए, दिखावा करने के लिए। खर्च करने के इस मनोविज्ञान को समझने के लिए चर्चा में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी आई थी, एक 19 साल के लड़के की कहानी। ओ हाँ, वो 5 स्टार होटल में वैलेट पार्किंग वाली कहानी, जिसमें उस लड़के का काम अमीर लोगों की महंगी गाड़ियां पार्क करना था। हाँ, उसने वहां एक अजीब बात नोटिस की। जब भी कोई शख्स बहुत ही महंगी गाड़ी जैसे फरारी लेकर होटल आता, तो रास्ते पर चलने वाले लोग गाड़ी चलाने वाले इंसान की तरफ नहीं देखते थे, वो उसकी तारीफ नहीं करते थे। वो बेसिकली खुद को उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा हुआ महसूस करते थे। लोग उस ड्राइवर से इंप्रेस नहीं हो रहे थे, वो बस सपने बुन रहे थे। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है
कि एक इंसान ने इतनी महंगी गाड़ी इसलिए खरीदी ताकि अजनबियों को प्रभावित कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हर कोई अपनी ही फिक्र में डूबा है। जब ये सच्चाई समझ आती है तो अजनबियों को इम्प्रेस करने की ये अंधी दौड़ अचानक से काफी बेमानी लगने लगती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसा खर्च करना ही गलत है। आखिर जरूरतें तो होती हैं। खर्च करना बिल्कुल गलत नहीं है। इसीलिए चर्चा में खर्च के मनोविज्ञान को 2 हिस्सों में या कहें 2 अलग-अलग डब्बों में बांटा गया है। पहला डब्बा वो है जो सच में खुद की या परिवार की सुविधा और सेहत के लिए होता है, जैसे एक आरामदायक गद्दा खरीदना ताकि नींद अच्छी आए। और दूसरा दबाव उन अजनबियों को प्रभावित करने के लिए होता है जिन्हें असल में किसी की परवाह ही नहीं होती। आजकल लोग तुरंत लोन लेकर या ईएमआई पर ऐसे महंगे सामान खरीद लेते हैं जिनसे जीवन आसान नहीं होता, बस समाज में एक झूठी शान बढ़ती है। और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एपिसोड के शुरू में, मेरा मतलब है इस चर्चा के शुरू में जो रिच और वेल्थी का मुद्दा उठाया गया था, वो इसी दिखावे से जुड़ा है। आज के समाज में पैसे को रुतबे का पैमाना बना दिया गया है। बिल्कुल। रिच होने का सीधा सा मतलब है कि आज खर्च करने के लिए करंट अकाउंट में पैसा है, एक बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। लेकिन वेल्थी होने का मतलब वो पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं किया गया है, जो बचत खाते में या निवेश में पड़ा है। और वो ना दिखने वाला पैसा जो देता है, वो दुनिया की कोई गाड़ी नहीं दे सकती। वो आज़ादी देता है, इंडिपेंडेंस। इस आज़ादी की अहमियत को समझाने के लिए वैंडरबिल्ट परिवार का किस्सा बहुत फिट बैठता है। वैंडरबिल्ट परिवार का उदाहरण दरअसल काफी आंखें खोलने वाला है। 1800 के दशक में ये दुनिया का सबसे अमीर परिवार था। आज के हिसाब से उनके पास अरबों खरबों रुपए थे। उन्होंने अपना पैसा आने वाली नस्लों को एक पुश्तैनी खजाने की तरह दे दिया। और उन आने वाली पीढ़ियों का एक ही काम रह गया था, सबसे बड़ा और दिखावे वाला जीवन जीना। पर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इतना बेशुमार पैसा होने के बावजूद उस परिवार की नस्लें अंदर से पूरी तरह दुखी और दूसरों पर निर्भर रह गईं। उनका पूरा वजूद सिर्फ इस बात पर टिका था कि हाई सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है। पैसे ने उन्हें आज़ाद नहीं किया, बल्कि दिखावे का गुलाम बना दिया। और इस कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा तब आता है जब मशहूर न्यूज़ एंकर एंडरसन कूपर का जिक्र होता है। वो भी उसी खानदान का हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन एंडरसन कूपर उस खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विरासत में कोई ट्रस्ट फंड नहीं मिला। उन्हें शुरुआत से पता था कि उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि जब उन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया तो वो उस पूरे खानदान के सबसे खुशहाल और आज़ाद लोगों में शामिल हुए। जब सब कुछ थाली में परोस कर दे दिया जाता है तो खुशी दबे पांव गायब हो जाती है। असल में असली अमीरी समाज में महंगी चीजों का प्रदर्शन करना नहीं है। असली अमीरी ये है कि जब सुबह आंख खुले तो एक इंसान ये कह सके कि आज मैं अपना दिन अपनी मर्जी से बिता सकता हूँ। यही असली आज़ादी है। और इस आज़ादी को पाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत होती है, धैर्य, पेशेंस। और जब बात धैर्य की आती है तो कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि का जिक्र आना तो लाजमी है। इसे वॉरेन बफेट के आंकड़ों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वॉरेन बफेट के आंकड़े तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। ये तथ्य सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि उनकी कुल संपत्ति का 99% यानी 99% हिस्सा उनके 60वें जन्मदिन के बाद आया है। 60 साल की उम्र के बाद। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि निवेश का असली नियम लगातार बाजार में रोज खरीद फरोख्त करना नहीं है। वॉल स्ट्रीट के ज्ञानियों को हराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर एक आम इंसान निवेश करके उसे असाधारण समय दे, जैसे 30 या 40 साल तक बिना छेड़े छोड़ दें, तो वो आसानी से टॉप 1% निवेशकों की कतार में खड़ा हो सकता है। बस बेसब्री को दूर रखना है। लेकिन इस लंबे समय के दौरान एक बहुत बड़ी परेशानी आती है जो लोगों को दिक्कत देती है, बाजार का डर। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई बड़ी गलती हो गई और उन्हें सजा मिल रही है। यही वो मनोवैज्ञानिक गलती है जिसे चर्चा में बेहद खूबसूरती से समझाया गया है। लोग इस उतार चढ़ाव को एक फाइन या दंड समझते हैं, लेकिन दिमाग को ये बताना जरूरी है कि इसे फाइन नहीं बल्कि एक फी या शुल्क की तरह देखना चाहिए। फी जैसे किसी मेले में झूले पर बैठने के लिए टिकट लेनी पड़ती है? एकदम वैसा ही। कॉस्ट ऑफ एडमिशन। लंबे समय का बेहतरीन मुनाफा कमाने के लिए बाजार की इस अनिश्चितता की फीस तो चुकानी ही पड़ेगी। जो इंसान इस उतार चढ़ाव को सजा नहीं बल्कि एक फी समझता है, वही मैदान में टिका रहता है। यह दिमाग को कंडीशन करने का बहुत अच्छा तरीका है।
पर मुद्दा ये आता है कि जो इंसान हर महीने की कमाई उसी महीने खर्च कर देता है, वो आखिर अपनी ये आदत कैसे बदले? इस इंटरव्यू में 3 बहुत ही एक्शनेबल कदम बताए गए हैं। पहला कदम है अज्ञानता को हटाना। हाँ, और ये करना बहुत आसान है। हर दिन थोड़ा वक्त निकालकर अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करें। इसमें मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, पर जब रोज अपने खाते का हाल देखा जाता है तो एक रियलिटी चेक मिलता है। दिमाग को होश आता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा कदम मुझे सबसे प्रभावशाली लगा, बचत को अपने खर्चों में शामिल कर लेना। आमतौर पर होता क्या है कि लोग सोचते हैं पूरे महीने खर्च करने के बाद आखिर में जो बचेगा वो बचा लेंगे, जो कि कभी नहीं बचता। इसीलिए बताया गया है कि बचत को अपने घर के किराए या बिजली के बिल की तरह एक फिक्स्ड खर्च मानना चाहिए। यहाँ 10% रूल आता है। आमदनी चाहे जो भी हो, उसका 10% हिस्सा सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। फिर बचे हुए 90% में अपना पूरा महीना मैनेज करना है। और इसी के साथ तीसरा कदम जुड़ा हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना, यानी ऑटोमेटिक बना लेना। आजकल बैंक्स ऑटोमेशन की सुविधा देते हैं, जहां सैलरी आते ही वो 10% अपने आप सेविंग्स में चला जाता है। जब पैसा दिमाग के सोचने से पहले ही अलग हो जाता है, तो लालच बीच में आने का मौका ही नहीं मिलता। ये तीनों व्यवहारिक कदम आदत बदलने के लिए काफी प्रैक्टिकल हैं, पर सफर थोड़ा लंबा है, इसलिए उम्मीदों को काबू में रखना सबसे बड़ी चाबी है। इसे समझाने के लिए महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का एक बहुत दिल छू लेने वाला किस्सा यहाँ आता है। स्टीफन हॉकिंग का नजरिया वाकई कमाल का था। जब 21 साल की उम्र में उन्हें वो भयानक बीमारी हुई जिसके बाद वो चल फिर नहीं सके, तो उन्होंने बताया था कि उस दिन उनकी जिंदगी से हर तरह की उम्मीदें जीरो हो गई थीं। उम्मीदें पूरी तरह शून्य हो जाना। आमतौर पर सोचें तो लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया, पर उनके लिए ये टर्निंग पॉइंट बन गया। आखिर कैसे? क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई, तो उसके बाद जीवन में जो कुछ भी मिला, उनका महान शोध, परिवार या उम्र, वो सब कुछ उनके लिए एक उपहार या बोनस की तरह था। उन्होंने हर खुशी को एक गिफ्ट की तरह देखा। अगर हम इसे एक आम इंसान के फाइनेंशियल नजरिए से जोड़ें, तो उम्मीदों को काबू में रखना और बचत करना असल में अपने खुद के भविष्य को खरीदने जैसा है। बिल्कुल। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से आगे नहीं भागती, तब किसी के पास जो होता है उसमें ही वो पूरी तरह संतुष्ट रह पाता है। तो इन सब का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो एक बात शीशे की तरह साफ है कि पैसा खुद में कोई मंजिल नहीं है। ये दूसरों से तुलना करने का पैमाना नहीं होना चाहिए। पैसा आज़ादी पाने का एक टूल है। दिखावा और आंतरिक संतुष्टि के बीच का अंतर समझना ही सच्ची खुशी है। सही मायने में आर्थिक आज़ादी तब नहीं मिलती जब बैंक में 8-10 जीरो हों, बल्कि तब मिलती है जब दिमाग इस बोझ से मुक्त हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। एकदम सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा का अंत हम एक ऐसे रोचक विचार के साथ करेंगे जो सुनने वालों के दिमाग में पूरा दिन घूमता रहेगा। अगर एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां दुनिया के हर इंसान को एक अकेले सुनसान टापू पर रहना पड़े, जहां कोई उनका बड़ा घर या महंगी गाड़ी देखने वाला ना हो, तो खर्च करने का तरीका कितनी तेजी से बदल जाएगा? ये एक बेहद गहरा सवाल है। जब किसी अजनबी को इम्प्रेस नहीं करना हो और हमें कोई देखने वाला ना हो, तब हमारी असली ख्वाहिशें आखिर क्या बचती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को हमारी आर्थिक सच्चाई का आईना दिखा सकता है। उम्मीद है आज के इस मंथन ने पैसे को देखने के नजरिए में कुछ नए पर्दे खोले होंगे। अगली चर्चा में ऐसे ही कुछ और दिमाग खोल देने वाले तथ्यों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सोचते रहिए और बचत को मजबूरी नहीं, अपनी आज़ादी की चाबी मानिए।